गाजियाबाद प्रोफेसर युगल कुशल सर, और भी कई विद्वान हैं, सबका नाम लेना यहाँ संभव नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ। एक पीपीटी मैंने आपके सामने रखी है, मुझे उम्मीद है कि पीपीटी दिख रही होगी। मैं चाहूँगा कि पीपीटी से ये कम से कम समय में ये ख़त्म हो जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा कर सकें। आज के की ड्राइवर्स जो चर्चा के हैं वे हैं कि फिलोसफिकल बैकग्राउंड क्या है इस पूरी चर्चा का, दूसरा इस पर लॉ क्या है, तीसरा कंट्रोवर्सी क्या है और इंस्टेंसेस क्या क्या हैं, चौथा चैलेंजेस हमारे सामने क्या हैं और आगे का रास्ता क्या है। जब भी फिलोसफिकल बैकग्राउंड की बात करता हूं तो दो तरह की जो है प्रणाली मेरे सामने आती है। एक को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, एक को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब वह लोकतंत्र जो जिसमें लोग हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, हम वोट देते हैं, वो चुने जाते हैं, वे जनता की इच्छाओं की रक्षा करते हैं। मेजॉरिटी रूल ऑफ मेजॉरिटी, ये लंबे समय तक चला। 20वीं सदी से लोकतंत्र की इस धारा में, जिसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ और इसने धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का रूप लिया। यह बात सही है कि जो वेल नोन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनमें से अमेरिका का संविधान तो 1787 में ही आ गया था, 1789 में वो लागू हो गया था, 1791 में फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट हो गए थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के जो नॉर्म्स हैं वो अमेरिका के संविधान में तब भी नहीं थे, वे बाद में 20वीं सदी के आसपास वे जुड़ने शुरू हुए। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में जो फर्क है वो यह है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मेजॉरिटी की बात करती है और परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं करती। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का मतलब है कि संविधान के अंदर कुछ मूल्य हैं जिनको हम डिग्निटी, इक्वलिटी कहते हैं, और ये केवल दिखावटी मूल्य नहीं है, ये बनावटी मूल्य नहीं है, ये ऐसे मूल्य हैं जो मेजॉरिटी कम्युनिटी द्वारा डिसाइड नहीं होते, ये वैल्यूज से डिसाइड होते हैं। वो वैल्यूज जो कहती है कि हर एक मनुष्य बराबर है, जस्ट बिकॉज ए पर्सन इज ए पर्सन, ए ह्यूमन बीइंग, ही इज इक्वल। उसका क्या रंग है, उसकी भाषा है, क्या लैंग्वेज है, क्या उसकी रिलीजन है, क्या उसकी जाति है, क्या सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, ये बहुत ही सेकेंडरी बात है, सभी बराबर हैं। और यह बात हम जानते हैं कि 1948 में यूडीएचआर में इसको स्वीकार किया गया। यह भी आसान नहीं था, क्योंकि यूडीएचआर जब बन रहा था तो उस समय ऑल ह्यूमन बीइंग की बात नहीं हुई थी, तो शुरुआत हुई थी ऑल मेन आर इक्वल। बाद में भारत से गए दो प्रतिनिधियों ने इसकी लड़ाई की, महिला प्रतिनिधियों ने कहा मेन आर इक्वल क्यों, व्हाई नॉट वीमेन, एंड व्हाई नॉट वीमेन, उसके रीजन थे। वो रीजन जानना जरूरी है, क्योंकि उनमें से कुछ रीजन की चर्चा आजकल चल रही है। वो रीजन क्या था? रीजन ये था कि ह्यूमन बीइंग में कई हायरार्की है, कुछ अच्छे ह्यूमन बीइंग है, कम अच्छे ह्यूमन बीइंग है, कुछ तो बिल्कुल ही ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो तो उनकी कैटेगरी है। तो पहली कैटेगरी थी मेल और फीमेल की, मेल आर बेटर ह्यूमन बीइंग देन फीमेल। क्यों? फीमेल जो है एक तो मेंटली उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी वीमेन होते हैं, मेल होते हैं, वो मेंटली वीक क्रिएचर है। क्रिश्चियन फिलॉसफी में कहा गया दे आर प्रोडक्ट ऑफ सिन, बराबर का अधिकार उसको मत दीजिए। इसलिए लंबे समय तक, हम चर्चा करेंगे आगे, लंबे समय तक बराबर का अधिकार उनको नहीं दिया गया। दूसरी कैटेगरी क्या है? रंग के आधार पर कैटेगरी है, व्हाइट एंड ब्लैक। ब्लैक आर नॉट ह्यूमन बीइंग लाइक व्हाइट, बराबर का अधिकार नहीं देंगे उनको। क्यों? बराबर के ह्यूमन बीइंग नहीं है वो। इसलिए अगर मेल को कुछ अधिकार है तो फीमेल को अधिकार, वो व्हाइट को अधिकार है तो ब्लैक को अधिकार नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है, उस समय के सिस्टम का भी मानना था
कि ब्लैक बराबर की ह्यूमन बीइंग नहीं है। नेचर ने अलग अलग कर दिया, उनको ब्लैक बनाया, हमें व्हाइट बनाया है, तो हम सुपीरियर हो गए। नेचुरल है ये तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन 20वीं सदी में हुआ, जब संविधान का आंदोलन चला और कहा गया कि संविधान का मतलब है वी द पीपल, नॉट वी द मेजोरिटी। वी द मेजोरिटी मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। वी द पीपल मीन्स दे इंक्लूड एवरीवन, इवन इज समवन हु इज सिंगल। 100 में से 99 लोग अगर एक बात कह रहे हैं और एक आदमी वो बात कह रहा है, तो मेजोरिटी डेमोक्रेसी क्या कहेगी? जस्ट खारिज कर दीजिए, एक आदमी है वो तो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कहेगी वी हैव टू हियर हिम, वी हैव टू फाइंड द मेरिट ऑफ द आर्गुमेंट, एंड इफ देयर इज ए मेरिट ऑफ द आर्गुमेंट, इफ देयर आर मेरिट इन द आर्गुमेंट, he has to be sustained, not 99% people, because constitutional democracy has to stand with that single person. That is the difference between a representative democracy and constitutional democracy. So majority जो है persuasive हो सकती है, वो डिसाइसिव नहीं हो सकती एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में कौन डिसाइसिव होता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइसिव होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करने का एकमात्र अधिकार किसको दिया गया? एकमात्र शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। क्या सर्वोच्च न्यायालय से गलतियां हो सकती हैं? बहुत गलतियां हो सकती है। गोलोकनाथ में एक बात कह दी, केशवानंद भारती में दूसरी बात कह दी। 1950 में कहा प्राइवेसी कोई राइट नहीं है, 17 में कहा प्राइवेसी का राइट है। तो ये गलतियां सुप्रीम कोर्ट से हो सकती हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट की गलती अगर कोई हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं? है, पार्लियामेंट कर सकती है। ये एक सर्किल है हमारे पास। इसलिए यदि किसी से कोई गलती हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट से गलती हो जाती है, तो उसका सुधार हो सकता है। यह हमारे आज के बैकग्राउंड का पहला भाग है। बैकग्राउंड का दूसरा भाग है कि इक्वलिटी और डिग्निटी की जो जर्नी है वो डेंजरस से डाइवर्स तक है। डेंजरस का मतलब इक्वलिटी इज ए डेंजरस कंसेप्ट, डिग्निटी इज ए डेंजरस कंसेप्ट। कैसे डेंजरस है, आइए देखते हैं। मैंने अनुज गर्ग होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की चर्चा की है 2007 में, जिसमें न्यायालय ने कहा है कि कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी दो सेक्सेस के बीच 1914 में अननोन थी, पर 2007 में आप बात कर रहे हैं, परिवर्तन तो होगा ही, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी अलग अलग थी। उस समय हम नहीं मानते थे कि स्त्री पुरुष बराबर है। कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी अब जो ओरिएंटेशन के आधार पर है, अभी हम ये मानते हैं कि जो होमोसेक्सुअल है उनको इक्वलिटी नहीं मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए तो लिमिटेड मिलनी चाहिए, पूरी नहीं मिलनी चाहिए। उनके पास अधिकार हो गया है, वो अब जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि अब पिनल नहीं होगा, बस इससे आगे की इक्वलिटी उनको देने की जरूरत नहीं है। मैंने इसकी चर्चा कर ली है कि कैसे संविधानवाद पर आधारित लोकतंत्र और जनप्रतिनिधिवाद लोकतंत्र में अंतर क्या होता है। तो जो नया लोकतंत्र है, संविधानवाद पर आधारित लोकतंत्र है, वो पॉजिटिव स्टेप्स लेता है, वो सकारात्मक कार्य करता है। वो ये इस बात का वेट नहीं करता है कि कोई नेगेटिव काम होगा तब हम आके रक्षा करेंगे। यह अंतर है कोई ये पुराने लोकतंत्र और नए लोकतंत्र में। आते हैं कैसे जो है समानता का जो सिद्धांत है उतना आसान नहीं रहा है, जर्नी आसान नहीं रही। जब 1787 में अमेरिका का संविधान बनके तैयार हो गया, मौलिक संविधान, आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय मौलिक अधिकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। पर क्या ये कोई ऐसा था जो मिस हो गया था लोगों से? ऐसा कैसे हो सकता है? एक पद्धति, एक प्रणाली जो अंग्रेजों के अधीन हुआ, मौलिक अधिकार ना रखे। लेकिन दिक्कत ये हुई थी जब उन्होंने मौलिक अधिकार पर चर्चा प्रारंभ की तो लोगों ने कहा भाई मौलिक अधिकार का मतलब इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या मतलब है? बोले भैया इक्वलिटी का तो मतलब है ब्लैक एंड व्हाइट बराबर हो जाएंगे, साथ में बैठ के खाएंगे, साथ में बैठकर वो चलेंगे, साथ में बैठकर एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, उनको बराबर का अधिकार होगा। नो 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 नो, ऐसा कैसे हो सकता है? ब्लैक को बराबर का अधिकार? इक्वलिटी तो केवल व्हाइट को मिलनी चाहिए, ब्लैक को नहीं मिलनी चाहिए। इक्वलिटी इज ए डेंजरस आइडिया। प्रथम 10 संशोधन हुए। प्रथम 10 संशोधन होने के बाद भी इक्वलिटी का आइडिया वहां नहीं लाया गया। क्यों? क्योंकि संविधान
और वहां के कुछ करने वाले और इंस्टीट्यूशन इक्वलिटी की इस जो सर्वव्यापी धारणा है, सबको साथ लेके चलने की धारणा है, उसके लिए तैयार नहीं था। 1857 में आते हैं, जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम भारत का लड़ रहे थे पहला, वहां ड्रेड स्कॉट नाम का एक व्यक्ति था। उसने कहा कि वो तो ब्लैक है, वो दास है, और जो दास व्यक्ति है उसके मालिक की मृत्यु हो गई है, अब उसे फ्री कर दिया जाए। तो वाइफ ने कहा, मालिक की वाइफ ने कहा, तुम प्रॉपर्टी हो क्योंकि तुम ब्लैक हो, तुम व्हाइट नहीं हो। व्हाइट लोग ह्यूमन बीइंग होते हैं, ब्लैक तो प्रॉपर्टी होते हैं, और प्रॉपर्टी मरने के बाद जो है उसकी एयर के पास आती है। तो तुम तो मेरे पास आ गए वापस। वो सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे। सर्वोच्च न्यायालय, जैसा मैंने पहले कहा, सर्वोच्च न्यायालय से भी गलती हो सकती है, वो भी हमारी आपकी तरह मनुष्य है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, ड्रेड स्कॉट के पास अधिकार नहीं है, इक्वल राइट नहीं है व्हाइट की तरह, क्योंकि संविधान ने उनको इक्वल राइट के बारे में सोचा ही नहीं है। दो कैटेगरी ऑफ पीपुल है, हायरार्की है। अभी जैसे हायरार्की की हम चर्चा कर रहे हैं, एक हायरार्की होमोसेक्सुअल है, एक हायरार्की हेट्रोसेक्सुअल है। हेट्रोसेक्सुअल ज्यादा अच्छे सिटीजन है, होमोसेक्सुअल कम सिटीजन है, इसलिए उनको लिमिटेड अधिकार होने चाहिए। पर यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पहले सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट यूएस का भी ऐसा ही कहता था, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर 1868 में 14वां संशोधन यूएस में आया, कुछ अधिकार दिए गए, सिटीजनशिप का अधिकार दिया गया, प्रिविलेजेस कुछ दिए गए। 1878 में आकर के महिलाओं को वोट का अधिकार प्राप्त हुआ यूएस में, क्योंकि मानते थे कि महिलाएं पॉलिटिकल लेवल पर क्या डिसाइड करेंगी, उतनी बुद्धि नहीं होती उनके पास भाई, क्यों अधिकार देना। 1920 में जाकर फिर 19वां जो संशोधन हुआ, उसमें उनको राइट टू वोट का अधिकार दिया गया महिलाओं को। खुशी की बात है, भारत में चर्चा चल रही थी जब संविधान सभा का वाद विवाद हो रहा था कि क्या सबको बराबर का अधिकार देंगे, मौलिक अधिकार देंगे, बराबर का वोट का अधिकार देंगे। डॉक्टर अंबेडकर, उनकी टीम ने कहा सबको बराबर का अधिकार देंगे, हम अमेरिका की तरह गलती नहीं करने वाले, हम उससे सीखेंगे, और सबको बराबर का अधिकार दिया। यह चर्चा हुई थी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही वोट दें, अनपढ़ लोग क्या वोट देंगे, क्योंकि दो कैटेगरी ऑफ सिटीजन हो गई। एक पढ़े लिखे ज्यादा अच्छा पॉलिटिकल चॉइस करेंगे, अनपढ़ कम अच्छा पॉलिटिकल चॉइस करेंगे। हम जानते हैं कि 70 साल की अपने अनुभव से हम जानते हैं कि ऐसी बात सही नहीं है, दोनों अच्छे चॉइस करते हैं। ब्राउन वेरास बोर्ड ऑफ एजुकेशन में अल्टीमेटली 1954 में आकर के, 20वीं सदी में आकर के ये कहा गया कि नहीं, इक्वलिटी का जो कंसेप्ट है बराबर है, वो दिखावटी कंसेप्ट नहीं है कि आपकी टेबल समान है, आपके 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 टिकट एक कैटेगरी का है, आपको तरह बराबर खाना मिल रहा है, तो वो बराबर समानता है। समानता दिखावटी नहीं होती, समानता सब्सटेंशियल होती है। अमेरिका, इंग्लैंड में देख लेते। इंग्लैंड में जो है महिला पुरुष बराबर हो, यह दर्शन नहीं था। क्यों? दो कैटेगरी ऑफ पीपल थे, हायरार्की ऑफ पीपल थी। वीमेन आर प्रोडक्ट ऑफ सिन, क्रिश्चियन फिलॉसफी यह कहती थी, वह पाप की उत्पत्ति है, बराबर की नागरिक हो ही नहीं सकती। कैसे होगी? क्योंकि पाप की उत्पत्ति है वो तो। इसलिए ब्रिटिश वुमेन को बहुत सारे अधिकार उसको नहीं थे जो पुरुषों को प्राप्त थे। 118 साल लगे ग्रेट ब्रिटेन बनने के बाद। 1918 में पार्लियामेंट क्वालिफिकेशन ऑफ वुमेन एक्ट पास करना पड़ा ताकि वुमेन पार्लियामेंट की फ्री मेंबर बन सके। कैटेगरी का एक जो हिस्सा था वो दूर हुआ। 1919 में सेक्स डिस्क्वालिफिकेशन रिमूवल एक्ट आया, जिससे कि वे प्रोफेशंस को ज्वाइन कर सके, लॉयर बन सके, फुल टाइम लॉयर बन सके। लॉयर कैसे बनेंगी भाई? दो कैटेगरी ऑफ पीपल है। कंजर्वेटिव सोसाइटी है इंग्लैंड, तो कन्वेंशनल सोसाइटी है। हम महिलाओं को वकालत वकील के रूप में कैसे देखेंगे? बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। ये विचार वहां भी चल रहा था। एक तो ये था कि मेंटली वो कैसे वो स्टैंड नहीं कर सकती वहां, दूसरा वो आएंगी तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, लोग जो है बहक जाएंगे, और इसलिए वो अधिकार बहुत लंबे समय तक नहीं। 1919 में इसके लिए एक एक्ट लाना पड़ा। 1928 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इक्वल फ्रेंचाइजी एक्ट के द्वारा उनको राइट टू वोट मिला। ऑक्सफोर्ड और ने 1920 और कैलिफोर्निया में 1940 में उनको फुल मेंबरशिप मिली। ऑक्सफोर्ड ने अपना अध्ययन का काम 1000 इश्यू से शुरू कर दिया था, 1000। कैलिफोर्निया ने अपना काम 1200 से शुरू कर दिया था, लंबा सफर लगा। 2013 में भी सक्सेशन ऑफ टू द क्राउन्स एक्ट के द्वारा जो महिला और पुरुष का जो कैटेगरी थी, हायरार्की थी, वो हायरार्की वहां दूर हुई। कुल मिला के कहने का यह अर्थ है कि जो हायरार्की ऑफ पीपल है
ये एक विश्व की पूरी सभ्यता में एक जर्नी में ये कोई असामान्य बात नहीं है कि हम हायरकी क्रिएट करते हैं और हायरकी में कहते हैं कि ये हायरकी में टॉप लेवल पर है और दूसरी हायरकी में जो है इंफीरियर लेवल पर है। जो इंफीरियर लेवल पर लोग हैं उनको बराबर के अधिकार नहीं होने चाहिए, भले वो बराबर के ह्यूमन बीइंग है, भले ही विज्ञान उनके साथ है, भले ही संविधान उनके साथ है, भले ही जो ग्रोइंग ट्रेंड है उनके साथ है, बराबर का अधिकार उनको नहीं देंगे क्योंकि वो दो हायरकी है। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 1950 में जब पर्सनल लॉज में डेवलपमेंट शुरू हुए तो हमने एक नया आर्गुमेंट लिया। हमने आर्गुमेंट ये लिया कि ये जो है जनता डिसाइड करेगी, ये पार्लियामेंट को पावर नहीं है डिसाइड करने का। मेजॉरिटी सेंटीमेंट जो है इसके अगेंस्ट में है। देश के कोने कोने में कई तरह के आंदोलन हुए, कई प्रदर्शन हुए, हिंदू कोड बिल नहीं आएगा। एक तो उन्होंने इतना साहस किया कि हिंदू कोड बिल लेकर आए, मुस्लिम कोड बिल ले आते तो दंगा ही हो गया होता, मार ही दिए होते किसी को, क्योंकि जो इस्लामिक जो लोग हैं उनके जो कट्टरपंथ है वो तो आगे आने नहीं देता लोगों को, हम आज तक देख रहे हैं। तो उन्होंने सोचा चलो भाई हिंदू कोड बिल से शुरू करो, ये थोड़ा टॉलरेंट है, बड़ी संख्या में है, पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, सारे देश में आंदोलन। लेकिन पार्लियामेंट सख्त थी, बोल्ड थी, उसने परिवर्तन किया। आज हम देख रहे हैं उस परिवर्तन का कोई दुष्परिणाम नहीं हुआ। सारे आर्गुमेंट किए गए थे, ये पर्सनल लॉ के मैटर हैं, मैरिज के कंसेप्ट बिगड़ जाएगा, फैमिली टूट जाएगी, संस्कार खत्म हो जाएंगे, भारतीय संस्कृति को खतरा हो जाएगा। ये 1950 में किए गए थे आर्गुमेंट, लेकिन पार्लियामेंट ने वहां कड़ा रखवा अपनाया। 1985 में जब शाहबानों का मामला चल रहा था तो न्यायालय से कहा गया कि ये मुस्लिम जो है मामले में हस्तक्षेप मत करिए, आप, ये आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये पार्लियामेंट करेगी। और जब पार्लियामेंट करने को तैयार होगी तो ये कहा जाएगा कि भैया पूरे मुस्लिमों का पूरा वर्ग तो तैयार नहीं है, सारे लोग तैयार हो जाएंगे तब करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम देख ही रहे। 2017 में जब शायरा बानो का केस आया उस समय भी यही आर्गुमेंट दिए गए। मुस्लिम पक्ष ने दो आर्गुमेंट दिए। पहला आर्गुमेंट दिया भैया महिलाएं जो है वो उनको उतनी बुद्धि नहीं होती, आप एफिडेविट पढ़िए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, हायरकी वो मानते हैं अभी भी कि महिलाएं जो है वो बहुत उतनी बराबर की वो हकदार है ही नहीं, हायरकी है तो बनी हुई, मनुष्य है, संविधान ने दे दिया, उससे क्या होगा, हमारा धर्म, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति ये डोमिनेट करेगी। शायरा बानो में न्यायालय ने अल्टीमेटली डिसाइड किया, हमने कहा नहीं, न्यायालय ने कहा डिसाइड करिए आप। और डिसाइड करने के बाद दो जजेस ने कहा ये तो पार्लियामेंट के थ्रू होना चाहिए, तीन जजेस ने कहा नहीं ये गैर कानूनी है, दो ने कहा असंवैधानिक है, और बाद में पार्लियामेंट उसके लिए कानून लेकर आई। नवतेज सिंह जौहर में थोड़ा सा जो है सरकार ने परिवर्तन किया। उसने कहा ठीक है आप जो डिसाइड करना चाहते हैं डिसाइड करिए, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। ध्यान रखिए वह सरकार जिसके बारे में हम समझते हैं कि वह सरकार देश की संस्कृति सभ्यता को लेकर सचेत है, और ये सही बात भी है, सही बात भी है। उस सरकार में यह बात कही गई कि नवतेज सिंह जौहर पे हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है, आप डिसाइड करिए, हम इस पे कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहते। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट था। प्रोबेबली शायद उसका कारण ये रहा होगा कि उस समय के जो लीडर्स में से एक थे अरुण जेटली, उन्होंने कहा कि जो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप है उसका क्रिमिनलाइजेशन नहीं होना चाहिए। उस समय और भी लोग थे जिन्होंने कहा नहीं होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप का क्रिमिनलाइजेशन नहीं होना चाहिए। शायद हो सकता है इस कारण से परिवर्तन हुआ। 2023 में सुप्रियो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला हम सबके सामने है, जिसमें कहा गया है कि अब हमें भैया क्रिमिनल लॉ से तो हमें दूर कर दिया, अब हमें कुछ सिविल अधिकार दे दो, हम साथ में रहने के लिए जो है रह तो रहे हैं हम, पर हम विवाह करना चाहते हैं। विवाह जो है अधिकार है, मानव अधिकार भी विवाह है, हम करना चाहते हैं, और आपने ये मान लिया है कि हम जो है रह सकते हैं, तो हमें सिविल राइट भी दे दो। और ये मामला भी सर्वोच्च न्यायालय के सामने है। लॉफुल क्या है? अगर जो लोग होमोसेक्सुअल हैं वो होमोसेक्सुअल हैं, और अगर वो एडल्ट है नंबर 1, वॉलेंट्री रिलेशनशिप है नंबर 3, 2, और प्राइवेट में करते हैं, प्राइवेट में उनकी रिलेशनशिप चलती है, तो ये अनलॉफुल नहीं कि लॉफुल है। 3 शर्तें हैं उसकी, एडल्ट होने चाहिए, वॉलेंट्री होना चाहिए, और प्राइवेट में होना चाहिए। ये तीनों शर्तें एक साथ चलती हैं, कोई एक शर्त से नहीं काम चलेगा। अगर आप एडल्ट नहीं है तो अभी भी अनलॉफुल है, अगर ये वॉलेंट्री रिलेशनशिप नहीं है
एक पक्ष ने जो है कोई जबरदस्ती की है, भले ही आप एडल्ट हो तो अभी भी अनलॉफुल, अभी भी क्रिमिनल है। और अगर आप प्राइवेट प्लेस के नहीं पब्लिक प्लेस पे करते हैं तो भले ही एडल्ट हो, भले ही वॉलेंट्री हो, लेकिन ये अभी भी अनलॉफुल है। ये हमारे 377 का करंट जो पक्ष है, लॉ का जो करंट पक्ष है वो ये है हमारे सामने। जब ये डिसीजन आया तो LGBTQ और जो उस साथ के जो उनके लोग हैं बहुत खुश थे, स्वाभाविक था उनकी खुशी। इंटेलेक्चुअल, मीडिया और लीगल कम्युनिटी आपस में डिवाइडेड थी। उनमें से एक वर्ग कह रहा था कि सही है, ये तो लिबर्टी के आंदोलन का अगला पड़ाव है। दूसरे कह रहे थे कि नहीं, ऐसा जजमेंट जो है ठीक नहीं है, इसमें बड़ा दिक्कत होने वाली है, बड़ी दिक्कत होनी। पॉलिटिशियंस का एक बड़ा वर्ग वो न्यूट्रल स्टैंड लिया था, पर अभी जो पॉलिटिशियंस का वर्ग है वो बहुत ही सहमा हुआ, सकचाया हुआ है, वो स्टैंड नहीं ले पा रहा है। क्यों स्टैंड नहीं ले पा रहा है? इसलिए नहीं कि संविधान की चिंता है, इसलिए कि उसको वोट की चिंता है। ये ऐसा मामला है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तीनों एक हो गए हैं। हम लोगों ने बहुत पहले सुना था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तीनों भाई भाई हो गए हैं। तीनों रिलीजियस लीडर कह रहे हैं अगर आपने मैरिज को अलाउ कर दिया, धर्म खतरे में पड़ जाएगा। धर्म कोई मिट्टी का खिलौना नहीं है। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुरंत खतरे में पड़ जाती है। लंबे समय से चला आ रहा है। और भारत की स्थिति तो बिल्कुल अलग है। किसने आक्रमण नहीं किया भारत पर? हुण-शकों ने आक्रमण नहीं किया, मुसलमानों ने आक्रमण नहीं किया, अंग्रेजों ने राज नहीं किया। क्या भारत नष्ट हो गया? यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए? यहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जो लोग कहते हैं कि हमारे संस्कार, संस्कृति, धर्म खतरे में पड़ जाएगा, हमें लगता है कि धर्म के प्रति उनकी धारणा बहुत ही कमजोर धारणा है। धर्म इतनी मजबूत चीज है, इतनी स्ट्रांग चीज है, छोटी छोटी बातों से खतरे में नहीं पड़ती। और धर्म अपनी रिबूटिंग करता रहता है। धर्म अपने में जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन को अपने में आत्मसात करता रहता है, और जो अच्छी चीजों को ग्रहण करता है और जो बुरी चीजें उसको बाहर कर देता है। वास्तव में हिंदू धर्म के साथ तो ये ज्यादा जरूरी है। अभी इसके पहले संजय जी ने जैसे बड़े अच्छे से बताया, होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर तो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स भरे हुए हैं। उनके विवाह को लेकर कुछ डाउट जरूर है कि क्या विवाहिक पोजीशन थी कि नहीं थी, इसको लेकर डाउट जरूर है। पर हिंदू धर्म तो आत्मसात करने वाला धर्म है और वो सबको साथ लेकर चलने वाला धर्म है। वो किसी के कैटेगरी और कैटेगराइजेशन में इस तरह विश्वास नहीं करता, हायरार्की में विश्वास नहीं करता। और अगर उसमें कोई कमी होती तो अपने आप उस कमी को दूर करने का प्रयास करता है। अब ये देखते हैं हम कि साइंस क्या कहता है। साइंस के लिए तो एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, और एक्सपर्ट ओपिनियन ये कहती है, जो मैंने पढ़ा है अभी तक, कि ये जो मामला है, पहले इसके बारे में विज्ञान को कुछ संदेह था कि होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप जो है थोड़ा मेंटल, ये कोई इन्फर्मिटी है और ये आउट ऑफ चॉइस है, मनमाने तरीके से हम कर लेते हैं। बाद में विज्ञान ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। वो सभी लोग जो विज्ञान को मानते हों, ऐसा नहीं है कि विज्ञान बिल्कुल सही ही होता है हमेशा, पर जब तक वो सही है और जब तक उसके कॉन्ट्रेरी कोई आर्गूमेंट नहीं है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हमें मान के चलना पड़ेगा कि विज्ञान का स्टैंड सही स्टैंड है और विज्ञान का स्टैंड ही रैशनल स्टैंड है। तो विज्ञान ये कहता है कि होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप जो है कोई बीमारी नहीं है। ये वो लोग हैं जो आउट ऑफ चॉइस नहीं करते हैं। मैं पुरुष हूं, मेरा स्त्री के प्रति आकर्षण, ये मुझे क्लास में नहीं बताया गया था, इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी मैंने, ये नेचुरल है। उसी तरह जो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप करने वाले लोग हैं, ये कोई उसकी ट्रेनिंग नहीं लेते, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई टैबलेट नहीं खाते, कोई सिरप नहीं पीते, ये कोई विशेष तरह का ग्रंथ नहीं पढ़ते, ये नेचुरल है। जैसे मेरा अट्रैक्शन स्त्री के प्रति है, स्त्री का अट्रैक्शन किसी पुरुष के प्रति हो सकता है, वैसे उनका अट्रैक्शन एक ग्रुप ऑफ पीपुल है, छोटा ग्रुप ऑफ पीपुल है। उनका मेल का अट्रैक्शन मेल के प्रति, फीमेल का अट्रैक्शन फीमेल के प्रति होता है। ये नेचुरल है। ऑफ कोर्स ये नेचुरल होने के बावजूद हमारा जो सेंस है इजीली इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? सामान्य सी बात है, बहुत सारी चीजें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते लाइफ में। लंबे समय से कोई चीज चली आ रही है, अचानक कुछ होता है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। 20 साल 25 साल पहले हम क्या समझते थे जो रिलेशनशिप थी, लिविंग इन रिलेशनशिप के बारे में? मुझे ध्यान है कि 20-25 साल पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो है 2-3 प्रोफेसर से जब मेरी बात चल रही थी, जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, तो वे कहते थे कि ये तो बिल्कुल ही बहुत ही वाहियात टाइप की चीज है। और कई लोग कहते थे, वहीं के नहीं बहुत सारे लोग कहते थे। 2014, 15, 17 में जब मैंने डिस्कशन किया, उन्होंने कहा अनुराग, जिस तरह से ये डाइवोर्स के केसेस हो रहे हैं ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि लिविंग इन रिलेशनशिप इज नॉट ए बैड थिंग, यू कैन नॉट अवॉइड, कैन नॉट स्टॉप। तो मैं बात कर रहा हूं कि चीजें परिवर्तन होता है तो थोड़ा समय लगता है परिवर्तन में, चीजें जो है उसमें समय लगता है। तो विज्ञान जो है क्या कहता है इस पे, हमको उसको ध्यान देना चाहिए।
पॉलिटिकल थिंकर्स जो है वो तो, जो अधिकांश पॉलिटिकल थिंकर्स है वो तो वोट के आधार पर डिसाइड कर रहे हैं, इसलिए उनकी बात को मैं बहुत वैल्यू नहीं देता। रिलीजियस लीडर्स जो है वो अपने परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते। हम लोग देख रहे हैं आखिर इस्लामिक जो विधि है, इस्लामिक कानून है, इस्लामिक व्यवस्था जो बिल्कुल जो है वो परिवर्तन नहीं ले पा रही है, बढ़ नहीं पा रही है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये रिलीजियस लीडर है। फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसे रिलीजियस लीडर नहीं है, हिंदू धर्म में ऐसे रिलीजियस लीडर नहीं है। वो परिवर्तन के लिए तैयार होते हैं पर आसान नहीं है परिवर्तन। कम्युनिटी लीडर्स अपने कम्युनिटी के लेवल पर सोचते हैं। कम्युनिटी लीडर्स तो ये कह देगा कि भाई ये जो है वो खाप पंचायत कम्युनिटी लीडर्स है। वो कह देंगे कि दो दो जो है लड़के लड़की जो है गांव के हैं, शादी कर ली है, अनलॉफुल है, उनको तो मार देना चाहिए। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि ये रिलेशनशिप अनलॉफुल नहीं है, उसके कारण अब उनसे क्या उनको कोई सिविल राइट दिए जाए कि ना दिए जाए। क्या सेम सेक्स अट्रैक्शन आउट ऑफ चॉइस है? इट इज नॉट आउट ऑफ चॉइस। हम चुनते नहीं है। मेरा अट्रैक्शन पुरुष के प्रति नहीं होता, मेरा चॉइस नहीं है, ये आउट ऑफ कर सकते हैं, नेचुरल है अट्रैक्शन। क्या उसके लिए कोई मेडिकल रेमेडी है? नो मेडिकल रेमेडी। साइंस सेज देयर इज नो मेडिकल रेमेडी। क्या उसके लिए लीगल मेजर लेंगे आप? क्रिमिनल लॉ में हमने मेजर लिया हुआ था, 377 को क्रिमिनल बनाया हुआ था, हमने खत्म कर दिया उसको। कोई लीगल उसकी रेमेडी मेजर नहीं, उसकी रेमेडी नहीं है। बहुत बड़ी संख्या ऐसी है, 99% लोग दाहिने हाथ से लिखते हैं, कुछ परसेंट बाएं हाथ से लोग लिखते हैं। क्या करेंगे? बाएं हाथ का ऑपरेशन कराएंगे? क्या करेंगे? लॉ बनाएंगे उसके लिए, जो कोई भी बाएं हाथ से लिखेगा उसके लिए उसको 3 साल की सजा दी जाएगी। क्या करेंगे? जो लोग बाएं हाथ से लिखेंगे मारपीट करेंगे उनके साथ, ओझा गुनी के पास ले जाएंगे, झोला छाप डॉक्टरों के पास ले जाएंगे, हम मंत्र कराएंगे, तंत्र कराएंगे। जो बाएं हाथ से लिखते हैं, बाएं हाथ से लिखना अननेचुरल है, बाएं हाथ से लिखना अननेचुरल नहीं है। नरीमन ने क्या कहा था उस जजमेंट में, शायरा बानू के जजमेंट में? नरीमन ने कहा था कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि इसकी वाइड पब्लिसिटी दीजिए। सॉरी, नवतेज सिंह जौहर में, शायरा बानू ने नवतेज सिंह जौहर में 377 में इसकी वाइड पब्लिसिटी करिए, लोगों को बताइए। इग्नोरेंस है लोगों में, ये कोई बीमारी नहीं है, ये ऐसे लोग नहीं है जो कि कोई बहुत प्लान किए हुए हैं, ये किसी कंस्पिरेसी थ्योरी का पार्ट नहीं है जो पश्चिम से होकर आ रही है। इसकी जानकारी दीजिए। सरकार विफल रही है, सरकार ने इस जानकारी को जनता में नहीं दिया। 2018 में जब ये जजमेंट आया था तो आईएलआई के न्यूज़लेटर में मैंने 6 हाइपोथेटिकल केसेस बताए थे, उसकी काफी चर्चा हुई थी, बाद में मैंने ब्लॉग में भी उसको डाला है। हाइपोथेटिकल केसेस में 2018 में जो हाइपोथेटिकल केस था उसमें मैंने पहले मामले में कहा था कि H1 और H2 दो हिंदू मेल हैं, शादी करना चाहते हैं, मंदिर में जाते हैं, पंडित कहता है भाई शादी नहीं करेंगे क्योंकि कस्टम अलाउ नहीं करता, मेल फीमेल होना चाहिए। साथ ही साथ हिंदू मैरिज एक्ट में भी ब्राइड और ब्राइड ग्रूम की चर्चा की गई है। यह चर्चा मैंने की थी उस समय कि ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। मान लीजिए वो 226 में हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, कहते हैं मैंडेमस जारी करिए, मैंडेमस फॉर पब्लिक ड्यूटी। क्या करेंगे? न्यायालय क्या करेगा ऐसे मामलों में? दूसरा केस जो 2018 में मैंने हाइपोथेटिकल जो केस मैंने प्रेजेंट किया था वो ये था, H3 और H4 एक फीमेल है, वे स्पेशल मैरिज एक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं मैरिज करने के लिए। ऑफिसर रिजेक्ट कर देता है, कहता है कि जो सेक्शन 4C है उसमें कहा गया है द मेल हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स, फीमेल हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। ऑफिसर कहता है भैया लॉ लिखा है, मेल लिखा है, फीमेल लिखा है, आप में से दोनों मेल है या दोनों फीमेल है, एक मेल एक फीमेल चाहिए, हम शादी करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे। कमांड ऑफ लॉ है, ठीक है, अधिकारी गलती नहीं है, अधिकारी इंटरप्रेट नहीं कर सकता। इंटरप्रेट करने का काम तो केवल सुप्रीम कोर्ट का है, लॉ बदलने का काम केवल पार्लियामेंट का है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, अनुच्छेद 32 में कहते हैं इसकी वैलिडिटी को चैलेंज करिए, इसकी वैलिडिटी को चैलेंज करते हैं और कहते हैं हमें भी बराबर का अधिकार है क्योंकि राइट टू इक्वलिटी है, प्राइवेसी का भी राइट है, संविधान भी हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस के जजमेंट भी हमारे साथ है, नवतेज सिंह जौहर का जजमेंट भी आ गया है, अब और क्या चाहिए, नालसा के जजमेंट में भी आ गया है कि कोई कैटेगरी नहीं है, सब बराबर है। तो अब क्या करेंगे? इसको चैलेंज करिए, मेल और फीमेल को रीड इनटू करिए, मेल मेल या फीमेल फीमेल या कुछ भी करिए, जो भी आप कर सकते हैं करिए। वो उस समय जो 2018 में इस बात की चर्चा मैंने की थी। बाकी 3 स्थितियां हैं, उसको मैं अभी उसकी चर्चा भी नहीं कर रहा हूं। 2018 के बाद से 2023 में हम आ गए, 5 साल का समय रहा। बीच के 2 साल हमने बहुत ही जो है बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही खतरनाक समय हमने बिताया कोविड का। पर कानून बनते रहे, चर्चाएं होती रही, सरकार शांत रही, पार्लियामेंट चुप रही, लेजिस्लेचर भी चुप रही, क्योंकि ये तो फैमिली लॉ, ये तो मैरिज तो लेजिस्लेचर का विषय है, वो तो कॉन्करेंट लिस्ट में है।
जो भी विधायिका है कम्युनिस्ट शासन वाले लोग हैं जो कथित रूप से बहुत प्रोग्रेसिव है, वो लॉ में परिवर्तन कर सकते थे। केरल ने तो कोई परिवर्तन नहीं किया। जो प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट और भी है, बंगाल में कह लीजिए आप, कहीं और है, उन्होंने तो कोई परिवर्तन नहीं किया। परिवर्तन कर सकते थे। लेजिस्लेचर ने कुछ नहीं किया, पार्लियामेंट ने कुछ नहीं किया। 6 साल 5 साल हो गए, तो ये लोग कहां जाएंगे? कैसे कह सकते हैं कि उनके पास मैरिज का अधिकार नहीं है? समानता के सिद्धांत में अगर हम विश्वास करते हैं तो हो सकता है कि यह चीज हमें पसंद ना हो। संविधान हमारी पसंद आपकी पसंद से नहीं चलता। संविधान एक व्यापक फिलॉसफी से चलता है। उस फिलॉसफी में कहा गया है कि व्यक्ति को अधिकार होने चाहिए और केवल वही अधिकार लिमिट किए जाएंगे जिससे कि स्टेट को कोई बहुत बड़ा खतरा हो जाए। क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में रह रहे हैं जो डेमोक्रेसी से आगे आ गई है। इसमें सारी चीजें हमारी पसंद की नहीं हो सकती। तो मैंने अपनी बात, अपना वक्तव्य यहाँ सामने रख दिया है। इसमें बहुत सारी ऐसी बिंदु हैं जिसकी चर्चा करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय को इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये जो उन्होंने कह दिया है कि 2-4-10 दिन में हम डिसाइड कर देंगे, मुझे नहीं लगता ये अप्रोच सही है। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का समय लें। कौन कौन सा कानून है जो इफेक्ट होने वाला है, वो रास्ता निकालें। रास्ता तो निकालना पड़ेगा, यही काम है संविधान का। संविधान इसीलिए होता है, सर्वोच्च न्यायालय इसीलिए होती है। जब पार्लियामेंट कुछ नहीं करती तो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को करना पड़ेगा, उनको रास्ता कोई निकालना पड़ेगा। संजय जी ने जैसे कहा कि एक यूनियन का रास्ता निकालना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता हमें निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये संविधान का मंतव्य है, संविधान की डिमांड है, उनकी रक्षा करना संविधान के जो गार्जियन उनका भी कर्तव्य है, हम सबों का भी है। क्योंकि प्रियम्बल में हम सबों ने कहा है कि इस संविधान को हमने सबने चुना है। प्रियम्बल में सभी के अधिकारों की बात हो रही है, मेजॉरिटी के अधिकारों की बात नहीं हो रही है। वो कोई खतरनाक कौम नहीं है, खतरनाक कम्युनिटी नहीं है, देश और समाज का कोई नुकसान नहीं कर रहे। मेरे पास तो कोई साक्ष्य अभी तक नहीं दिखा मैंने कि समाज का कोई बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। और हाइपोथेटिकल कंसिडरेशन से कि सोसाइटी में ऐसा हो जाएगा, आई एम येट टू हियर इट इज ए लीगल आर्गूमेंट कि हाइपोथेटिकल कंसिडरेशन से कि चूंकि समाज में ऐसा हो जाएगा, ये हाइपोथेटिकल खतरा हो जाएगा, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई लीगल आर्गूमेंट अभी तक कोर्ट में कहीं किसी ने स्वीकार किया है। मैं फिर से एकेडमिक की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं आपका कि आपने मुझे बुलाया और इस कंट्रोवर्शियल इशू पे, जबकि मैंने बता दिया था कि मेरा स्टैंड इस प्रकार का है। 2018 में उन्होंने कहा कि नहीं, आपका रहना जरूरी है। सेलिंग अगेंस्ट द विंड बहुत कठिन काम होता है और थोड़ा बीएचयू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में एक अलग तरह की अपेक्षा भी होती है। उनके बारे में एक ये है कि वो भारतीय संस्कृति संस्कारों के प्रति ज़्यादा सजग होते हैं, तो शायद वो इस तरह का स्टैंड ना लें। उनके दिमाग में ये, उनके बारे में ऐसा सोचा जाता है कभी कभी। तो इसलिए उसके बाद भी आपने मुझे इनवाइट किया, मैं उन सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, खास करके जो मेरे से बड़े हैं, अग्रज हैं, और वो सब भी यहाँ पर हैं। कई लोगों ने सम्मान दिया मेरी बात को सुनकर, मेरे अनुज, मेरे साथ के लोग सब ने, और मेरे जो पैनलिस्ट हैं उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का फिर स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Sir, your words were very precious and the PPT was also very informative. Now it's time for question answer round. But before we get started, a few housekeeping rules are there. As the one who is asked, the one who has some question, either he'll be typing in the chat box or will be directly asking the question through the microphone. But before you ask your question, you need to introduce yourself. And also, you can keep your questions precise. And you have, if you want to ask the question with the particular person, you can even point them. So, starting with the question answer session, the participants are requested to contribute in this panel discussion. Please. Hello. Hello. Shell, am I audible? Yes, sir, you're completely audible. Okay, I'm Dr. Raju Majhi. You are not visible, Dr. Raju Majhi ji. अब ठीक है। Yes. Now, sir? Yes, it's okay. Okay. Thank you very much, Shell, for giving me this opportunity. It's not my question, it's my submission before I ask, put the question. First of all, I would like to congratulate all the speakers. They have given their own views in a very good way, and it's very clear. And Anurag sir has given a very wide descriptions about the historical background of how the women were neglected and how we are trying to put forward, or you can say bring mainstream. So my two things,
which I like to put forward before you, that as far as concerned that I have a little bit objections on this issue. The one thing that is, I'm not against that to protect the rights of single person. But as far as concerned that the institutions, when we are talking about the marriage, as far as my understanding, the marriage is an institution and it gives some sort of, you can say, the rights and obligations. But the arguments which we are advancing in the different way, like this, there are special marriage acts where the person's terms have been used. I'm not talking about that. My objection is that we'll have to change some of the legal or you can say the language of when we incorporate or when we'll give the rights to the same-sex marriage. The first thing is that the one when we are talking about the marriage, as far as the existing laws which talks about the marriage between the male and female. So when the marriage between the male and female, then we find that the one we are calling that his husband, another we are calling that she's a wife. His husband and she is a wife. But when the same-sex marriage will take place, so that language from where we have get it, that who will call that he is a husband or she is a wife. That is the first very important thing which I like to know from the panelists also, that how we will establish that. And the second thing is that as far as the rights and obligations, that we know that it can be changed right now because the females, they are also going out of work for for generating the incomes and other things. So I'm not going on that part. Only my first part is that how we will establish that kind of relationship which we are calling establish. That relationship given by the marriage institutions only. The husband and wife, you cannot give that relationship in any in the other institution. That is on the marriage institutions which designated the husband and wife, the male and female. And then later on, as far as the sociological definitions, when you will see, then it is talking about the marriage which legalize the sexual relationship. And the purpose is that the procreation of children. Now, that when the procreation of children, when the children beget, then we are giving the same person that another designations, that the father and mother. Now, that in the other things, that the new development which had taken place, like the you can say the adoption and etc., we are calling them by, you can say, some sort of, you can say the prefix, the adopted father or the adopted mother. But only the marriage institutions give that the two relationship age, that the husband and wife, and the later on when the children born out, then we are calling them the father and mother. So in this regard, I would like to know from all the panelists what is your opinion in this issue. Thank you very much. Thank you, Dr. Raju Majhi ji. Any other observation and questions? So there are a few questions. May I ask a question, sir? Sir. Anand Kumar Vatsya? No, it's Amit Raj Agarwal, sir. May I ask a question, sir? Okay. Please introduce yourself and ask the question, and from whom you ask the question. Please yeah, thank you so much, sir. Myself, Amit Raj Agarwal. I am working as an assistant professor with GD Goenka University. And my question is to Professor Anurag Deep, sir, because sir talked about so many things, and he also introduced the concept called, discussed the concept called constitutional democracy and representative democracy. Now, in India, we have our written constitution, and under the written constitution, the law-making task is assigned to the elected body of the individuals that we call parliament. Now, my question is that how far it is correct on the part of the Supreme Court to decide the matter, because I personally feel it is a proper case to be decided by the Parliament of India. And more importantly, when we talk about these matters, what I believe that
that Parliament should conduct a proper study. The Parliament should collect data. Parliament should identify all the problems, and then the Parliament should come up with a comprehensive legislation, whatever may be the issues. Because when the law is to be enacted, it touches upon so many other subjects. Like our previous speaker also talked about the effect of law on the adoption and inheritance, succession, etc. So in my opinion, I do not think that the Supreme Court is an appropriate forum to legislate under the guise of deciding the case under writ jurisdiction. So I wish to know your opinion, sir, like how far I am correct. Thank you. Dr. Anuragji, do you want to respond? Yes, the second question is addressed to me, but first question by Dr. Rajiv Maji sir is addressed to the panel. So if any of the learned panel wants to take, otherwise I will take. Akhilesh ji and Sanjay sir, if wants to take this question, or especially Rajiv Maji sir. Sir, perhaps if I recollect, sir has questioned about the. Sir, can you repeat once again, sir? Raju Maji sir, Yeah, please. Yeah. My question was that only that there is only one institution, that is the marriage institution, which creates a relationship between a male and female, and we are calling that they are, when they entered into that marriage institution, they become husband and wife. And as soon as we know that the marriage institutions, when they're entering, then the marriage institutions entitles them their sexual relationship, it legalized. And the purpose was that for the procreation of children. And when the children they got, then they another designations they will get from these institutions only, that they are become the father and mother. And later on, whatever that you can say the father and mother, that may be through the adopted and other things, we are calling it that they are adopted fathers or the adopted mothers, but we cannot say that he is a father or mother. Sir, I Only the got marriage it. institution gets this kind of relationship. Sir, I would try to just answer this one. Sir, when kind of union is concerned, which we are discussing, if two consenting male go into that union, the rights and duties of both the male should be similar. Because when we talk about the husband and wife, husband denotes the male and wife denotes the female. And even in marriage itself, Hindu marriage itself, there is a concept of saptapadi, where wife and husband is treated equal. No one is inferior and no one is superior. So the first limb of the question is that who should be treated as wife and who should be treated as husband. It's not the question, because all the participants, all the two participants should be treated equally. So far as adoption and other things are concerned, sir, there might be certain inconsistency. For that, even in the Supreme Court also, the child rights activists has also opposed this one. Because if that in that case, if the adoption is of the girl child, where two males are there in the marriage, then what would be the fate and what would be about the security of that very adopted child? So many things are there, sir, but that very scenario is not clear up to now, and there are several implications and ramifications over these things, which may unfold in future only, sir. Thank you. Akhilesh sir, you want to take something? Okay, ठीक है. So, to first question, Raju Maji sir, thank you for asking. Anant ji, I have seen 3-4 interventions like Amit also. Now this is certainly a consequential question, and whenever a big decision comes, a decision that transforms some certain thing, there are consequences, and consequences take their root with the passage of time.
These type of decisions, I would say, it is a legal transformation, a complete metamorphosis of something we thought of, and then entirely new thing is coming. So number one, therefore, I requested that it is not easy to accept, but it has to be sooner or later. We have done it previously, a lot of things. We have done it previously. I've given you examples. So it will take time, as Sanjay says. Therefore, I requested that Supreme Court should not be in hurry, should give more time to itself, to petitioners, to everyone, to address every issue. Because this issue is not going to stop here. As it is rightly apprehended by many, this issue is not going to stop here. Today, the Supreme Court will do it in context of Special Marriage Act. Maybe after 2-3 years, someone can approach that Hindu Marriage Act, certain provisions has to be written down. It was this time also. But they somehow they agreed that we will concentrate, we will limit ourselves to Special Marriage Act. So therefore, it is better that the Supreme Court should take a comprehensive view. Day-to-day hearing is going on, that is good. I would say it is good. But please take your time. Involve all people. Take scientific opinion. Take those who are maybe legal futuristic. Secondly, we are discussing exceptional cases. These are not something that the society will just catch up the way we have we have transferred ourselves from book to Facebook. Everybody has a cell phone. It is not like that. The society will not transform like that once this development takes place. So these are the exceptional cases. Out of crores and crores of people, there are few thousands, a few lakhs people who have this type of sexual orientation. So who will be husband, who will be wife? This question therefore will come, and that will have to be decided. Probably this will be problem when there is some legal right and responsibility that comes in picture. For example, section 125, husband is required to give maintenance to wife. So in those cases, what will happen? In my 6 hypothetical situations, I have raised this issue and requested the courts that they should try to address it properly before going into anything. So 2 answers, that is the legal transformation, it will take time. Secondly, it is exception, and we need not to worry too much. The way we are worried as if the whole society will maybe we start practicing this. Amit Raj Agarwal's question is on the jurisdiction of the court, and he has rightly pointed out that in the traditional notion is that the Supreme Court has to decide a case, not to make law. Now I would again say that this notion has gone little change. A little change in the sense that was made for the purpose, but that is not a type of absolute rule. Justice Cardozo, way back 103 years back, he in his lectures, he has declared that judges make law. Let us understand. Everyone should understand. Common law is a judge-made law. So judges make law. Let us accept this reality as early as possible. Should they make law is another question. Can they make law? Yes, they make law. They have the power and authority to make law. Should they make law in this case or not? That can be a question. This is one. So Article 141 says law declared by the Supreme Court is a law. So they declare law, and then people say that they are not creating law, they are discovering law. And they are discovering this law the way they have discovered in Article 21. And we all were very happy. We appreciated the Supreme Court. You have done great job. You discovered a lot of rights under Article 21, which is so precise, probably सबसे छोटा आर्टिकल है वो शायद. And we all were very happy. Supreme Court, you have done great job. So the Supreme Court, number one, discovers the law and then declares the law, and therefore another argument is not creating law. Third is that Supreme Court is the guardian of the Constitution. And I have not heard that Parliament is the guardian of the Constitution. And this notion has certain purpose.
And what is the purpose? The purpose is that Supreme Court has to protect the constitutional values. So if one entity, that is the state, that is the union, is not doing, the guardian cannot keep his eyes shut. He's not a guardian of like, maybe he's not normative guardian. He's not a nominal guardian. He's an actual guardian. Actual guardian has to work, and the framers of the constitution thought about this type of Supreme Court. They provided Supreme Court the authority like 141 and the authority like 142 and the authority like 32, and the Supreme Court has rightly behaved. Maybe there are cases they have breached. There are many cases they have breached. They have committed error. The errors are committed as submitted. They can be rectified. I find there is a question from Anantji, and he has one question is that is Article 14 far-fetched? Very difficult to say. Article 14 has certain principles, and the principle is equality among equals and inequality among unequals. We need to find a rational basis to behave, to treat them unequal. I am yet to find a rational basis to discriminate between homo and hetero. What is the basis? Science does not support. Then what is the basis? Future implication, it cannot be a basis. Misuse of law cannot be a legal basis. I will welcome if someone can say that yes sir, homosexuality and heterosexuality, under Article 14, for the purpose of right to marry, there can be a valid discrimination. With hierarchy in innate characteristics of, with whether hierarchy in innate characteristic of society, therefore you cannot make the society absolutely equal. That is certainly, it is as fact as the sun is. You cannot make things absolutely equal. But that does not mean that we should not try to make those things equal, which has to be equal just because they are human beings and they have certain needs. So if I need 2 braids, other person needs 2 braids. You cannot say that no, he does not. So if I need marriage, then other person needs, and you have to see, is it going to create some harm to society? And what is the harm society? And harm means harm which is perceptible, harm which can be defended under law, not some hypothetical harm which we and you as a majority can decide. Thank you very much. Other questions, supplementary questions are also welcome, subject to the permission of the chair. Sir, one question. There is one question in the chat box from me. That is of Khushbu Vishwakarma. Hello. Hello. हाँ, आपकी आवाज आ रही है संजय जी, बोलिए. In this question, it was asked that what is your stand on right choice and right to orientation? Actually, sir, I have used the word sexual orientation and choice. And so far as choice is concerned, it is the act of choosing between 2 things or 2 variables. So in the particular context where man and women is there may be certainly a choice, and at the same time there might be condition where there is no choice at all. Celibacy is there, sannyasis person are there, they are also not abnormal. They are observing celibacy as well. So choice is a kind of choosing between 2 variables, and there may be also no choice. So it will be depends upon the orientation. Once again, I am telling you, and what the orientation means. Orientation means it's a kind of feeling about the something, and when we start thinking about something, then we make ourselves oriented towards that one. And when we say that we have feeling that ghosts are fearful, when we say that we have a king like Bharat who used to play with the lion, so it's a kind of orientation where we become fearful or where we become fearless. So it's a kind of thinking when we talk about the orientation. So far as sexual orientation is concerned, it also comes out from thinking regarding our sexual attribute. We think that women are certain particular attributes
which attracts women, and then comes the natural instincts comes into the picture. So orientation is different thing and natural instinct is different thing. We are basically guided by the instincts rather than the orientation. When we are used to be guided by the orientation, we start thinking about that very particular things or certain people. So these are the things. One thing I would like to also quote, though it is not, I should say that whether I am meaning the right thing or not, but we have a concept of when we perform any puja, we used to chant that Satchidanand, Satchidanand, Satchidanand Bhagwan. What is Satchidanand? Sat Chit Anand. It's a kind of existence, believe in existence, believe in natural consciousness, and then only the bliss comes into the picture. So with due respect, concurring with the opinion of sir, I said that if Supreme Court is hearing this matter, then all the scriptures, all the mythology which are in reference to that very things, the ideology before or behind that mythology should also be studied, because a tradition cannot become a matter of chance. It becomes after matter of practice, and if certain traditions are there, if certain concepts are there for the quite some period or some decades or some centuries, they cannot be thrown away, or it may not be baseless only. Thank you, sir. This is Sir, Dr. Good afternoon, sir. This is Dr. Ajay from faculty of... Hello. Sir, am I audible? Hello. Am I audible? Yes, you are audible, Dr. Ajay. Yeah, sir. This is Dr. I think some voices are coming. Sir, this is Dr. Ajay Kumar Barnawal, Assistant Professor, Faculty of Law, Banaras Hindu University. What I found basically, when we talk about the institutions, I was recently studying a very basic book, and what I found that the institution must be a kind of objective, like institution itself would be treated as an end, or maybe institution itself would be treated as an end. So there is two terminology which basically comes when it comes to the law and morality discourse. So when it comes to the constitutional morality and public morality, since Anurag Deep sir was really giving an excellent lecture, apart all the panels definitely, but sir is very much fond to give the practical example and hypothetical cases. So when my question is with the Anurag Deep sir, when you look about the constitutional morality and public morality, sir, what kind of preferences you looks about? Because legislature is okay, whatever responsibility has been given. And when it comes to the specific personal law, we have already seen since inception, like 1950s से हम लोगों ने देखा है, चाहे 1979 का देख लीजिए आप, या 80s में देख लीजिए, 90s में देख लीजिए, उसके बाद अभी हाल ही में जो केसेस आए हैं रिसेंटली 2-3 years में, वो सारे केसेस में कहीं ना कहीं ये लगा है कि एक पब्लिक मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के में अभी भी एक बहुत बड़ा गैप है. तो क्या कहीं सुप्रीम कोर्ट उस गैप को मेंटेन करना चाह रही है, या फिर ऐसा कुछ किस तरह का, आप इसे किस तरह से देखते हैं? जो मैंने I basically found throughout the discourse, sir. So what is your take on that? Dr. Anurag ji, I think that let the all questions should come, yes, and then you should note down all the questions and panelists, and in the end you take questions one by one. I think that Dr. May I ask a question? Sir. May I ask a question? Dr. Vikesh Kumar Tripathi. Yes, sir. May I ask a question? No, Dr. Vikesh Kumar Tripathi, Delhi University. Okay. Sir, I hope I am audible. Yes. थोड़ा सा मेरी इच्छा रहेगी कि अनुराग सर इस पे बोले. आपने दो बातें कही, एक तो ये कि क्रिमिनल नहीं, मतलब किसी वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी के साथ बात नहीं आ रही है. सर, जो मेरी समझ थोड़ी सी जो दिख रही है कि अगर मैं क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करूं तो 2001 में नाथ फाउंडेशन का केस आया, 2006 में उसका जजमेंट आया, फिर सर सुभाष चंद्र कौशल में फिर जजमेंट आया, वही माइनॉरिटी ओपिनियन,
आगे आके नाच फाउंडेशन में मेजॉरिटी ओपिनियन हो जाती है कमोबेश। कहने का जो मतलब है कि जो अधिकार मांगे गए थे, एक तो समानता का अधिकार, दूसरा की राइट टू प्राइवेसी, इन दो अधिकारों के एम्बिट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये दे दिया कि भाई आप का जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो जस्टिफाइड है और वो आप कर सकते हैं। और जैसा आपने कहा भी कि मतलब दो एडल्ट के बीच में और प्राइवेट में होता है तो जस्टिफाइड। आदि की जो मतलब जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि सेक्स को लीगलाइज करना, एक वो चीज कर दिया। इसके अलावा समान जीने के तरीकों से मिल गया। सब बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप लिव इन रिलेशनशिप के साथ में आप रह भी सकते हैं। उसके बाद बात यही नहीं रुकी। एक बार तो सेक्सुअल संबंध को लीगलाइज करने के लिए पिटीशन आती है, फिर जीवन जीन में कुछ अधिकारों को, फिर अब बात हो रही है कि नहीं हमको मैरिज करने की भी। तो जो क्रोनोलॉजी जिस तरह से हो रही है उसमें सिर्फ पूरी तरह से कि किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत नहीं बात आ रही है। थोड़ी सी मुझे बात मतलब मेरा अपना इस पे सर जो है कि इस पे दूसरा एंगल भी देखा जाना चाहिए कि जो क्रोनोलॉजी है। दूसरी बात मैं जो इस समस्या को देख पाता हूँ सर, ये सिर्फ लीगल प्रॉब्लम कह देना मेरे हिसाब से सोशियो लीगल प्रॉब्लम अगर देखा जाए, और ये सोशल इंस्टीट्यूशन है, मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन अगर देखा जाए, और जितनी जल्दी में सर्वोच्च न्यायालय या इवन विधायिका भी जितनी जल्दी में दिख रही है इनको डिसाइड करने की। आप उस बच्चे का भविष्य सोचिए जो बच्चा मैरिज दे दिया जाए। मैं भी एक हाइपोथेटिकल केस की बात कर रहा हूँ। बच्चा समाज में आता है तो क्या समाज उसे एक्सेप्ट कर पाएगा, या उसी तरह से अपनी लिमिटेशन सर मेरे हिसाब से होनी चाहिए। तो एक तो ये बात सर, जो मैरिज एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन मुझे लगता है तो इट लेफ्ट टू बी, अगर कुछ करना भी है समझ हूँ इन बात से। और दूसरा सर आपने एक बात कहा कि क्या नुकसान है, कहाँ से डिस्क्रिमिनेशन है और क्या हार्म हो रहा है। तो सर अगर हार्म थियरी ही हर चीज में लगाना, मेरे हिसाब से हर चीज को देखना कि इसमें नुकसान क्या हो रहा है या क्या कहाँ से वो डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं। तो राइट टू मैरिज जो है वो स्टेट का इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां आप हर राइट मांगेंगे कि हम उसको डिस्क्रिमिनेट किया नहीं जा रहा। जो मैरिज के कॉन्सिक्वेंसेज है वो सारे राइट्स पहले से प्रोटेक्टेड है, पहले से आपको दिए गए हैं। तो क्या जरूरी है क्या कि हर इस तरह से तो हर सोशल इंस्टीट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट और विधायिका लॉ बना के जो है रेगुलेट करती रहे। कल को जो 16 इंस्टीट्यूशंस हैं किसी भी और या किसी भी पर्सनल लॉ में किसी भी धर्म के जो इंस्टीट्यूशंस है उसको जो है विधायिका और न्यायपालिका इम्पोज कराने लगे, तो सर वेयर इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉ एंड सोसाइटी आर एवरी इंस्टीट्यूशन इफ वी आर गोइंग टू रेगुलेट थ्रू द लॉ। तो आई थिंक देयर शुड बी अ लिमिट टू द लॉ एंड with this I think I have taken much of the time. This is what my problem with this theory. प्रणाम सर। सभी उपस्थित लोग जो हैं जिन्होंने प्रश्न किया है उसी प्रश्न को मैं बढ़ाते हुए ये बात करना चाह रहा हूँ। मेरी यदि आवाज सबको सुनाई दे रही हो? हेलो, आ रही आवाज आ रही है आपकी आवाज आ रही है सर शैलेंद्र सर को प्रणाम, डीपी वर्मा सर और अजय बर्नवाल, विकेश त्रिपाठी को प्रश्न को ही मैं आगे बढ़ाते हुए मैं शुरुआत करना चाहता हूं सर वहां से। मेरा नाम रंजन कुमार सिंह, मैं बीएचयू का एलएलबी स्टूडेंट रहा हूं 2007 बैच में। और सर ने जो बात शुरुआत की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की ओर की जो बात की, वो फिलॉसफी जो बैकग्राउंड में रख के सर ने बात की है, मुझे कोई मैं किसी का ऑब्जेक्शन में नहीं हूं कि हाँ वो फंडामेंटल राइट उनको राइट मिलना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, हर व्यक्ति का प्रोटेक्शन होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में जो एनामोलीज हैं, जो इंटेलेक्चुअल वर्ड से उसको कवर करने का जो प्रयास किया जा रहा है आजकल, उसको मैं उजागर करना चाह रहा हूं। और वो ये ऐसा हो रहा है कि जब हम ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे और उसी बात करते करते हम टेररिस्ट्स के फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को इतना लेवल तक ले गए कि वी इग्नोर्ड एवरीथिंग टू जस्ट टू इंक्लूड द वन लास्ट पर्सन। जैसा कि सर ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में एक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन जब एक व्यक्ति की छोड़ने की बात आती है तो मैं एक छोटा सा उदाहरण के रूप में बात करना चाह रहा हूं कि जैसे 100 व्यक्ति एक नदी के किनारे है, एक व्यक्ति उस नदी के पार जाना चाहता है, इसे फंडामेंटल राइट उसे दे दीजिए। 99 व्यक्ति जाना चाहते हैं उस पार, उसे भी दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब 99 व्यक्ति जाना चाह रहे हैं उस पार
और एक व्यक्ति उस समय कहता है कि मैं इसी पार रहूंगा, मुझे अकेले रहने का मन है, और मैं लेकिन अकेले रह नहीं पाऊंगा, आप 99 व्यक्ति आप लोग भी यहीं रहिए, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के कंसेप्ट में। इस एनामोली को ढकने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। दूसरी बात, मैं छोटी छोटी बिंदुओं में इन चीजों को रख पा रहा हूं, क्योंकि मैं विचार देने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, प्रश्न करने के लिए ही हूँ, तो मैं डिटेल इसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये छोटा पॉइंट है। जो एनामोली है एक छोटे व्यक्ति को, हर व्यक्ति को इंक्लूड करने, मेजोरिटेरियन के अगेंस्ट में जाके इंक्लूड करने के चक्कर में। दूसरा जो बातें आई हैं कि जब हम लीगलाइजेशन की बात करते हैं तो बहुत कैटेगरिक आंसर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट कैन इनेक्ट द लॉ, लेकिन ये बहुत डिबेटेबल है। जब हम ये बात करते हैं कि लेजिस्लेचर लीगलाइजिंग, हु विल लीगलाइज, हु विल इनेक्ट, तो इसमें हमेशा आंसर आएगा पार्लियामेंट। दिस अ वेरी 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 सिंपल आंसर, हु विल लीगलाइज, हु विल इनेक्ट, हु विल लीगलाइज, हु विल इनेक्ट, ये हम सब लोग पढ़ते हैं, लॉ में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस स्थिति में डिस्कवर करेगी लॉ? डिस्कवर करना इज डिफरेंट थिंग, इंटरप्रेट करना इज डिफरेंट थिंग, इनेक्टिंग इज लॉ इज डिफरेंट थिंग। अब जब हम लीगलाइजिंग की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमको आंसर इस बात का देना ही चाहिए कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंशियल फंडामेंटल राइट व्हिच विल अराइज आफ्टर गिविंग दिस प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैरिज, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, व्हाटएवर, जिस तरह से हम लीगलाइज करना चाह रहे हैं वो कॉन्सेप्ट। जैसे जब हम बात करें कि एडॉप्शन होगा तो ये इशू आएगी, तो आप कोई उसमें आंसर आ रहा है कि कॉन्सिक्वेंशियल वो बातें हैं, वो तो बाद में आएंगी, देखा जाएगा। फिर वो इस तरह के हस्बैंड और टर्मिनोलॉजिकल, जो राजू मांझी सर ने क्वेश्चन उठाया कि जो पूरा लैंग्वेज हम बदलना चाह रहे हैं, लिंग्विस्टिक वर्ड है, वर्ड आप नया वर्ड खोजिए अपने लिए, तो वो प्रॉब्लम है। तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस जो आज फंडामेंटल राइट्स के रूप में हम मांगना चाह रहे हैं, व्हाट आर दोस ह्यूमन राइट्स जो मैरिज के कॉन्सिक्वेंसेस से आपको मिलने वाले हैं, जिसके लिए आप, जब रही बात आपके प्रोटेक्शन की, यू शुड बी प्रोटेक्टेड, योर आइडेंटिटी शुड बी प्रोटेक्टेड, you should not be harmed. That's what the case has been already decided. You do your in agreement with other partner, whatever you are doing, there is already a law of contract that you can live in a civil union. The word has been already coined कि आप सिविल यूनियन बना सकते हैं, दूसरे के साथ रह सकते हैं, लिविंग लोग रह रहे हैं, रूममेट रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, that they all fundamental right, their roommates, two roommates living in one room, they will enjoy all the fundamental rights. What are the fundamental rights they don't enjoy if the two persons live in one single room? तो कौन सा फंडामेंटल राइट का आफत आया है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो इंक्रोचमेंट, इनेक्टमेंट ऑफ लॉ की जो बात कर रही है, ऐसा कोई लॉ नहीं है। इसमें बहुत डिबेट यदि अब हो तो समझ में आया कि 142, 141 ये जो है, ये अम्ब्रेला है बस अब ओढ़ने के लिए कि हम लॉ बना सकते हैं। दिस इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। सो दिस शुड बी कैटेगोरिकली सेड, पूरा 142 को पूरा पढ़ा जाए, 141 को पूरा पढ़ा जाए, किन सिचुएशन में 141 का आता है, इस तरह से जो देखा जाए, तो दिस इज नॉट द केस ऑफ इनेक्टमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। एंड अगेन बर्नवाल सर ने जैसा कहा कि पब्लिक मोरालिटी जो है क्वेश्चन में है, सोसाइटी एज अ होल क्वेश्चन में। प्लीज बी प्रिसाइज। एनी अदर क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Anand, sir, to Professor Anurag Deep. Please introduce yourself, Anand ji. Myself is Anant Kumar Bhatt, practicing in the courts of Delhi, especially in the Supreme Court. I am an advocate on record also. Sir, Anurag Deep से क्वेश्चन है कि are not we stretching the Article 21 to beyond its elasticity, or what is the fundamental rights? First, I request Anurag Deep sir, please define fundamental rights. Next, corollary to that, every rights, whether it is statutory, legal, human, and others rights, can be brought under the myth of the fundamental rights.
That is my question. Any other question? Yes, sir. My question. Introduce Hello. yourself. Yes, sir. Myself, Dr. Haridarshan Tripathi, CMP Degree College, Allahabad. सर मेरा क्वेश्चन अनुराग दीप सर से है. जैसे सेम सेक्स यूनियन जो है मैरिज ही कहा जाए, जैसे रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं तो उनको तो वो लोग भी एक स्टेटस है, उसको तो मैरिज हम नहीं करते, एक सेरेमनी के थ्रू होता है और उसके कुछ इसेंशियल्स हैं. तो इसको सेम सेक्स वाले लोगों को, सेम सेक्स का जो यूनियन है उसको हम मैरिज ही क्यों कहें, ऐसा मेरा क्वेश्चन. Dr. Anurag ji, if you allow me, I have few small queries. Yes, yes, sir. That is an honor. Please. In fact, today deliberation has been very enriching and it has generated a long debate. I am reminded of the controversy about the relationship between law and morality. It has been a long debate. There is a constitutional morality and there is a public morality. And slowly the constitutional morality, as has been rightly pointed out by Anurag Dev ji, is prevailing over the popular morality or societal morality, right? Wolfenden Committee report was there on homosexuality. John Stuart Mill, a famous thinker, has propounded the no harm principle. So if in the present modern legal system, our legal system seems to be based on no harm principle. And now Tessin Sarna case has been decided on that case probably. That if the two consenting adults wants to live together and wants to have a sexual relationship, and if they are not doing in public, rather at a private room, nobody else has right to intervene, and that should not be criminalized. So in Navtej Singh's case, Supreme Court has legalized, made unconstitutional Article 377. Now, I was just imagining when this discussion was going on, if suppose how many of us are ready to accept our sons and daughters if they marry with the same sex? Are we going to welcome my son or my daughter who enter into a same-sex marriage? And are we willing or are we ready to welcome them at our main gate? Perhaps 99% people they are not yet prepared on this kind of relationship in their own families. We may argue in theory that there will be no problem and this is the human right, this is the fundamental rights. But there is a concept of judicially manageable order. Even if the Supreme Court in present case gives a decision, it will be a great difficulty in a country like India right now to implement this order. So every time a couple has to go in the High Court and Supreme Court because the society is not ready. And therefore, this is a very complex issue involving many disciplines of knowledge. And I think that, do you not think that an expert committee or this matter should be referred to the Law Commission of India, and there should be a thorough public debate, opportunity of hearing should be given. Universities should be requested to participate. Professors should come forward and to give their testimony before the Law Commission of India, and Law Commission of India should give a comprehensive report to central government, and then Supreme Court and central government should take the decision on this issue. What is your view? Thank you so much.
Thank you, sir. On behalf of all, we welcome Ambawani Sahab also. It is great honor he's here. I have two other learned panelists. Questions are basically to me, but if they want to say something, and then I will try to take some of them. So if any of them want to take any of the query, because there is a panel for us, Sanjay sir or Pandey sir. Sir, at the very outset, I had stated that since the very concept of marriage has not been defined in any statutes, so legally there may be chances when the idea comes into the saturation, because we have heard that there are saying that we cannot stop the idea when its times have come. But at this moment in India, where the study is very limited and where we have vast studies of our ancient texts, and there are religious ceremonies, there are religious conceptions about men and women, this time that kind of idea has not got into saturation, and perfect in and I have also stated that there are instances, miracles, which has already been mentioned in the ancient text, where transplant of embryo is possible, where the sex exchange is possible, where there is a possibility that male also start conceptualizing or conceiving the offsprings. So that miracle may happen also in future, because we cannot scuttle the progress of science. And when that time will come, then it idea may be got into some kind of situation where all the attributes, where or some of the attributes of the male will be found in the female, or can be planted in the female, or vice versa. So it's not at this stage, since the Lata Singh and other cases are there, which states about the right to be married. But that whenever we talk about the marriage before this case, it's only about the male and female. And whenever the sexual orientation is concerned, it's a limitless, it's unbridled. And that is why I have used the perverse sexual sexual orientation as well. There might be cases that basically there may be demand that I had some infatuation, or I have lust towards some animal. I should be allowed to have sexual intercourse with that one and remove the bestiality. And it is not uncommon, sir, because in our text also we have heard the characteristics of kind of Mahishasura, who was the buffalo and male. There is also there Makardhwaj, who was said to be the son of Hanumanji, and who conceived from a Magarmach. There might be some other examples in our text also. So it's a kind of limitless things. And the thing is that when it would be actualized, because I have heard, I've not read itself, it has been stated by the Vyasji, declared that whatever he has written in the Mahabharata, the word cannot go further, or the word cannot go beyond that one. So these things are yet to come in the science arena. Transplantation of embryo is not possible today. Rather, the test tube baby is there, and some other progress are there, but still there is no concept of transplantation of embryo, whereas it has been stated by the Ved Vyasaji in way back centuries. So there might be chances that the science may develop itself with such a level where there would be no difference, or though material difference between male and female in that very particular time, that we say that now the time has come to fructify this concept, sir. Thank you. Pandey Sahab. Okay, ठीक है. So first, let me confess my inability to address all these questions. I don't think I am very much qualified to address this. I will try to make my bit. This first question is Dr. Ajay Barnwal sir, that
regarding constitutional morality and popular morality. See, the constitution, why do we need a constitution? We need a constitution because we understand that the constitution is a check on certain things. It is a check on state power. It is a check on parliament. Parliament addresses the will of the people, and there are situations when majority, in the name of majority, anything can be done. There was history, therefore we need a constitution. Now, between constitutional morality and popular morality, a harmonious construction has to be made. And Supreme Court is the bridge between constitutional morality and popular morality. But in exceptional case, if there is a competing claim between popular morality and constitutional morality, then CM will have to give way. CM means constitutional morality will have to give way to PM, that is popular morality. The reason is that the popular morality keeps on changing. The popular morality is based on perception. Popular morality is based on subjective factors. Constitutional morality is not like that. So therefore the constitutional morality always prevail over popular morality in case there is no harmonious construction in exceptional case. Second is question is Vikesh, that regarding these conspiracy theories. See, conspiracy theories in the political science, in sociology, in law, they are often made. I've heard a lot of conspiracy theories against one party, other party, one ideology, other ideology. So I don't give much weight to these type of conspiracy theories. To me, conspiracy theories means certain Western people have got united and they have certain agenda, and the agenda is to put this Western ideology on India and to damage Indian ideology. That is their plan. I'm not convinced by this idea. There is some plan going on to do this. In parliament, in political speech, I have heard many times. During various discussions I have heard, but I personally don't feel this is a correct idea. Second, will harm decide the law and legal principles and the decisions? No. Harm is one of the principle. One of the very, very strong principle. Harm is one of them. There are a lot of them. I have just presented one idea that these are the group. I have not heard that they are harmful. They are creating harm to society. There are chances which I apprehend. For example, that a group of gay people, a group of homosexual people, they say that we will go to school and convey the students that being gay or being homosexual is not bad. Come and join our group. So there is a WhatsApp group. They now inspire people to become gay and maybe homosexual. So these are some of the dangers that need to be protected. These are not out of compulsion. Please remember, when you inspire someone to become gay or homosexual, it is not out of compulsion. It is out of choice. And things which are out of choice must be tackled. Things which are natural, which are divine, like sexual orientation, like attraction towards someone, it should not be regulated beyond a limit, and the limit is that they want to marry. I don't think there is any problem in that. Now, state interest. I am not able to understand what is the legitimate state interest in stopping such type of marriage. Legitimate state interest. I am not talking about popular interest. Legitimate state interest. What is that? I am not able to understand. But so this is some of the answers to Vikesh, but I know that there are great merit in his argument, and they cannot be answered in one session. They need studies, and then some arguments can be addressed. Third is Ranjan ji has made this argument. A lot of comment he has made. This illustration of 99 people and 100 people is an innovative suggestion. I appreciate Ranjan ji for this. I'm not able to understand what does he mean
कि 99 लोग पार कर गए और एक आदमी बोल रहा है कि वो यहीं रहेगा, हाँ रहेगा तो रहने दीजिए उसको, कोई बात नहीं है। पर उन्होंने आगे कहा कि उसका ये कहना है कि 99 लोग भी यहाँ रहें। ये कौन कह रहा है? कोई नहीं कह रहा है। 99 लोग नदी पार करना चाह रहे हैं तो पार कर रहे हैं, और अगर उनके डूबने का कोई खतरा नहीं है तो राज्य को उसको जो है आगे बढ़ाना चाहिए। एक आदमी है वो नदी पार करना चाहता है और उसके डूबने का खतरा नहीं है तो उसको जाने देना चाहिए। लेकिन 99 लोग समझते हैं कि हम इसी पार रहेंगे, उधर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई हाइपोथेटिकल, कोई रिलीजियस बात कही गई है, कुछ कहा गया, उधर जाने के बाद जो है गांव के ऊपर जो है बहुत बड़ा वज्रपात होता है, देवी नाराज हो जाती हैं, चुड़ैल आ जाती है। ये सब बातें बहुत पुरानी बातें हैं। आपको ध्यान होगा कि बहुत पहले जब किसी ने कहा था कि पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती, सूर्य चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो दुनिया मानने को तैयार नहीं थी। तो मैंने पहले भी कहा ये थोड़ा मुश्किल होता है मानना। मैं आऊंगा इसी में शैलेंद्र गुप्ता सर के क्वेश्चन के बाद। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि क्या हम एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, बहुत मुश्किल एक्सेप्ट करना, वेरी डिफिकल्ट। बट विद द passage of time we have started accepting. Down the line 20 years, 25 years, 50 years, people have accepted. A lot of people have accepted. शुरू में उनको दिक्कत हुई, उन्होंने अपने संबंध तोड़ लिए। 15 साल बाद, 10 साल बाद उन्होंने संबंध को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि उनके दिमाग में उनकी बात आ गई, ये बात जो है, ये अट्रैक्शन है। बाएं हाथ से बच्चा लिखेगा तो क्या करेंगे? घर से बाहर निकाल देंगे। बाएं हाथ से लिखना जो है एबनॉर्मल नहीं है। अभी जैसे किसी ने कहा सेलिबेसी है, बच्चे ने कहा मैं मत संत बनना चाहता हूं, एबनॉर्मल थोड़ी है। ऑफ कोर्स इट इज बाय चॉइस, सेलिबेसी इज बाय चॉइस। तो ये कहना कि क्या एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल काम है। इट विल टेक टाइम। चूंकि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए जो लोग कर रहे हैं उनको हम ना करने दें, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। दो लोग हैं, वे आपस में शादी करना चाहते हैं, तो वो शादी करके रहे अपना। वो समाज को कोई खतरा उत्पन्न कर रहे हो, वो हमारी संस्कृति में कोई इंटरफेयर कर रहे हो, वो हमारे दैनिक काम में कोई इंटरफेयर कर रहे हो, वो राज्य का कोई नुकसान कर रहे हो, वो हमें कुछ नहीं कह रहे हैं कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए मुझे। आप उन्हें चाय मत पिलाइए अपने साथ, आप उनके साथ मत बैठिए, कोई बात नहीं है, ये चॉइस है हमारे पास। आप उनकी शादी में मत जाइए, चॉइस है मेरे पास। पर वो शादी करना चाहते हैं तो उसमें हमको एक दिखाना पड़ेगा आफ्टर द डेवलपमेंट, जो राइट टू प्राइवेसी की डेवलपमेंट है, राइट टू चॉइस की डेवलपमेंट है, ऑफ कोर्स उसकी लिमिट है, ऑफ कोर्स लिमिट है। हमको दिखाना पड़ेगा उनको कि ये रीजन हमारे पास है जिसके कारण कि आपको हम आर्टिकल 14 में आपको स्वतंत्रता हम नहीं दे सकते, आपको आर्टिकल 15 में सेक्स में सेक्सुअल ओरिएंटेशन शामिल नहीं कर सकते। सर ने ये भी कहा कि जो इम्प्लीकेशन है उसके, उस पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होनी चाहिए। आई गो विद दैट, ऑफ कोर्स। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट शुड stay the proceeding maybe for 3-4 months, not more. लेकिन सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट बी इन हरी। सारी स्टडी करने के बाद, सारी का मतलब जितनी पॉसिबल हो, सारी स्टडी तो कभी नहीं हो सकती। A lot of questions will always remain unanswered and the time will decide things. लेकिन जो उनकी बेसिक नीड है उसके लिए हमको थोड़ा समय देना चाहिए कि इसके और क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। दिस कैन बी अ कंटिन्यूइंग मैंडेमस। मेरी फीलिंग ये है कि वो जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शायद वो किसी यूनियन को वो इन्वेंट करेंगे, द वे दे हैव इन्वेंटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन सुप्रीम कोर्ट। और हम लोगों ने पहले भी कहा कि वी हैव अप्रिशिएटेड। कहाँ लिखा है राइट टू इन्वायरमेंट? बताइए मुझे। हमने तो कहा कि राइट टू इन्वायरमेंट आर्टिकल 21 में आ गया है। तो ये बात कहना कि लॉ में ये बात नहीं लिखी है। अभी तो जो है अब इंडिपेंडेंट थॉट में जो 15 ईयर्स को हटा दिया और 18 ईयर्स कर दिया उसको। कैसे किया ये अमेंडमेंट? जुडिशियल अमेंडमेंट्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी कहाँ है? 368 शुरू होता है नॉट विथ स्टैंडिंग से। कोलेजियम सिस्टम कहाँ है? इसलिए आज जो है 70 साल के बाद ये हमें कहना कि सुप्रीम कोर्ट का पावर नहीं है इस बात को करने का, ये बात थोड़ी मुझे ठीक नहीं लग रही है। ये जरूर आप कह सकते हैं कि इसको किसको करना चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए कि नहीं, किस सीमा तक इंटरफेयर करना चाहिए। हरिदर्शन जी ने जो क्वेश्चन किया है वो किया है, हरिदर्शन जी का क्वेश्चन है कि थोड़ा सा हरिदर्शन जी आपने क्वेश्चन फिर से बता दें, मैंने मिस कर दिया आपका क्वेश्चन। हेलो,
हाँ सर, ये था कि इस यूनियन को मैरिज टर्म ही क्यों दिया जाए? यस यस, एग्री, कंप्लीटली एग्री। जो सेम सेक्स है यस इसको यस, मैरिज टर्म ही ये क्यों संजय दिया जी ने ये बात कही है कि ऐसा हो सकता है कि जो मैरिज टर्म है उसके प्रति हमारा एक लगाव है, लंबे समय से, हजारों सालों से लगाव बना हुआ है, तो हम उसे यूनियन नाम दें और उनको जो लीगल राइट मिलने चाहिए, जो लीगल राइट, लिमिटेड जो लीगल राइट उनको चाहिए, वो लीगल राइट उनको मिल जाएंगे। उनकी डिमांड ये है कि हम शादी करें और हमको लीगल राइट मिलने चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो यूनियन करके वो शुरुआत कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग। इट सीम्स दैट इज द मोड। अनंत जी ने कहा है वही जो आर्टिकल 14 का क्वेश्चन था कि क्या इसको हम बहुत फार फेच करेंगे, 21 को बियॉन्ड इलास्टिक करेंगे। 21 का स्ट्रेच तो देखिए ना कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं 21 में हम। तो वही मैं कह रहा हूँ, 21 तो एक स्प्रिंग की तरह है, एक स्प्रिंग दबाते एक नया राइट आ जाता है। वी हैव नॉट स्टॉप द जुडिशरी इंटरफियरिंग इन आर्टिकल 21। अगर 21 की डिबेट देखेंगे तो पर्सनल वर्ड लगाया ही इसलिए गया कि वो अमेरिका की तरह जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किया, रियली अप्रिशिएट, अच्छा किया उसने, सही किया उसने। नहीं तो अगर हम पार्लियामेंट के भरोसे रह जाते, एग्जीक्यूटिव के भरोसे रह जाते, सिविल सोसाइटी के भरोसे रह जाते, तो वो नहीं कर पाते। तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो लेजिस्लेटिव डोमेन में है और उसको करना पड़ा है, और उनमें से बहुत सारे जो है उसके कारण सोसाइटी को बहुत फायदा हुआ है। हो सकता है कुछ ऐसे डायरेक्शन हो, जैसे सर ने कहा, जुडिशियली मैनेजेबल नहीं है। अभी तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कत होगी, लेकिन देयर इज ए पॉइंट, ग्रेट पॉइंट इन दैट कि जुडिशियली मैनेजेबल कई ऑर्डर्स नहीं होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स इशू है। टू समराइज, नंबर 1, उनका आर्गुमेंट यह है कि सेक्शन 5 में जो मेल और फीमेल वर्ड है उसके लिए आप एक रास्ता निकालिए, वी वांट टू मैरी, और हमारे पास मैरिज करने का अधिकार है। यदि आप कहते हैं कि उनके पास मैरिज करने का अधिकार नहीं है तो हमें बहुत स्ट्रांग आर्गुमेंट देना होगा। मैं 5 जजेस के जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है मैं सुन रहा हूँ लगातार, और वो तो आर्काइव में भी आप में से सुन सकते हैं। मुझे इन आर्गुमेंट का जवाब नहीं मिल रहा है कि उनके पास मैरिज का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। क्या इसलिए कि मैरिज करके वो क्या करेंगे, क्या बच्चे पैदा करेंगे? बहुत सारे कपल्स है डिसाइड कर रहे हैं, a lot of couples decide that they don't want child। क्या करेंगे? उनके कहेंगे उनकी मैरिज नहीं, उनको ऐसे लोग मैरिज नहीं करेंगे। हम एक लॉ बनाएंगे कि जो लोग मैरिज करेंगे उनके बच्चे पैदा होने के लिए मैरिज करेंगे। कोई जरूरी नहीं है। तो मैरिज का पर्पस, मैरिज की सैंक्टिटी का आर्गुमेंट जो है बहुत मामलों में लाया जाता है। जब डाइवोर्स की प्रणाली में विकास हो रहा था तब भी कहा गया था कि सैंक्टिटी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये सब कोई ऐसी चीज़ें हैं। तो मेरा अपना मानना है कि हमें थोड़ा सा परिवर्तन के लिए, जो कि हमारे मन के अनुकूल ना हो, तैयार होना चाहिए। 2 ही लाइन कहूँगा मैं जो मुझे याद आ रही है अभी, कि तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, उसके आंसू मेरे आंखों से निकल सकते थे, तुम तो बैठे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। धन्यवाद। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर मैं TCL लॉ कॉलेज फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। सर अगर मान लीजिए लीगलाइज हो जाता है तो सर सुप्रीम कोर्ट क्राइटेरिया कैसे सेट करेगा? ये तो एक मेंटल स्टेटस है ना कि आप LGBT होमोसेक्सुअलिटी को मानते हैं, तो सर ये कैसे सेट हो सकता है? ठीक है सर, शुड आई आंसर इट, शैलन सर? नहीं, अगर किसी को कुछ आंसर देना हो तो दें, नहीं तो ठीक है, रनिंग आउट ऑफ टाइम। पहले तो ये है कि मेंटल स्टेटस है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। मेंटल स्टेटस का मतलब होमोसेक्सुअलिटी भी मेंटल स्टेटस है, हेटेरोसेक्सुअलिटी भी मेंटल स्टेटस है, दोनों मेंटल स्टेटस है। और अगर मेंटल स्टेटस का मतलब ये है कि ये कोई मेंटल बीमारी है, तो मुझे लगता है कि साइंस ने उसको रिजेक्ट कर दिया है आइडिया को। ये कोई बीमारी का नाम नहीं है, ये कोई मेंटल वीकनेस के कारण कोई होमोसेक्सुअल नहीं बन रहा है। ये तो जैसे हम हेटेरोसेक्सुअल है वो होमोसेक्सुअल है, बात इतनी है। और फिर अब उनका क्या नॉर्म सेट करेंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस तरह का नॉर्म सेट करने की बात कर रहे हैं। 2 लोग हैं आपस में शादी करके साथ रहना चाहते हैं, वो बच्चे करेंगे वो नहीं करेंगे, उनके बीच सेक्सुअल एक्टिविटी कैसे होगी? These are the questions which I don't think we should go. A lot of people people marry after 60. What do? Do they engage in sexual activity? After 70 they marry. Marriage is not only for procreation. Marriage is not only because a lot of people are marrying and then they go in some maybe a lot of things. They become public figure. So क्या है कि इसलिए ये समझना और ठीक है, थैंक यू। शैल
Yes, sir. Go on. Okay, then moving to the final round, I'll be inviting Professor D.P. Verma, sir, who founded this organization for the personality development of students like us. In spite of his busy schedule, even then he's present here, so I'll be requesting him to say a few words. Please, sir. Sir, are you there? Perhaps sir is not there now. He was in the session. Okay, sir. Sir, then shall I invite Mr. Divyam Gupta for vote of thanks? Shall on behalf of you, if Professor Subir Bhatnagar sir is there, he is a Vice Chancellor of the National Law University, Lucknow, and his gracious presence has raised the quality of this question, and he has given his observation, very nice observation also. I would like to read that observation, and just 1 minute. Sir has written that if as a result of the sexual act between two persons, there is a biological possibility of procreation in the physical body of either of the two persons, in bracket, that is reproduction, that union may be recognized as marriage. Other same-sex unions should also be legally protected and termed out as something else. So, lot of thanks to you, sir, for your valuable input. Sir, may I request? Thank you very much, Professor Sir, Shailen. may I request you to say a few words? No, I don't want to say anything about it, but what I feel that, when there are business, associations, we term them as company, partnership firm, LLP, or public sector, private sector, and the basic purpose is business. So why there is so much attachment with the term marriage? That is the bone of contention, because among Hindus it is regarded as sanskar. So why should Hindus be reverting back to something else which is not related to religion? So what I think that constitutionally speaking, they should be given rights, same sex. But it is not necessary that the terms should be same, that is marriage. That is my only point. Otherwise, there are many arguments. And when I'm talking about the possibility, biological possibility, I'm taking into consideration those couples also who cannot procreate. I'm not, or who marry not to procreate. I'm talking about two physical bodies having reproductive organs, nothing more than that. Thank you very much. Shall. Thank you, sir. Thank you very much. Now I would like to invite Mr. Divyam Gupta for giving the vote of thanks. Divyam, are you there? Thank you, sir. I'm Divyam Gupta and I'm audible. Yes, you are audible. I'm Divyam Gupta. I'm final year student, BLLB honors from Banaras Hindu University. I'm here to give vote of thanks for the session. First of all, I would like to thank Professor D.P. Verma sir, who is the founder of the academic platform and who is presently member of Law Commission of India, for your kind and gracious presence. Then I would like to thank panelists for the session, Dr. Anurag Deep sir, Dr. Akhilesh Kumar Pandey sir, and Mr. Kumar Sanjay for gracious presence and putting forth the enriching and thought-provoking opinion on the topic for the session. Next, I would like to thank Professor S. Gupta sir, who is President of the Academy, for nicely coordinating the session. Now, I would like to thank Sal Jaiswal, who was the anchor for this session, and Mr. Ankit Yadav sir, who is the student coordinator of the Academy, and all other office bearers and members of the Academy. At last, I would like to thank you all and request all the current participants for participating in the session. And I would like to request
to participate in next session, which is to be held on next Sunday. Thank you again. Thanks to you too, Mr. Divya. Now concluding this session, I'll be also once again thank you for all joining us today. We hope you had a great time and leave here with new knowledge, ideas and connections. Thank you. Thank you very much. Thank you everyone. Thank you, Sharan sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. हाँ नमस्ते बढ़िया सॉरी आपकी कॉल ले नहीं पाए इस समय वो क्या है वो इतना ही वो लिखने जा रहा है